एक समय था जब घर में सिर्फ एक लैंडलाइन फोन होता था। समय बदला, उसके बाद घर में एटलीस्ट एक मोबाइल फोन आ गया। फिर और समय बदला और उसके बाद सबके पास एक एक मोबाइल फोन आ गया। अब जैसे और पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, अक्सर लोगों के पास दो मोबाइल फोन होते हैं और ऐसा बहुत कॉमन होता है, घर में एक या दो फोन ऐसे भी पड़े होते हैं जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे बहुत ज्यादा फोकस है इस बारे में कि किस तरीके से चीजों को हम बार बार यूज कर सकते हैं। और आज का वीडियो इसी बारे में है कि जो तीन नए स्टैंडर्ड्स आए हैं, आईएसओ 59004, 59010 एंड 59020, जो कि बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में। वो क्या है, इंटेंट क्या है इन तीनों स्टैंडर्ड्स का, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी और क्या बेनिफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है अगर वो इन स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करे और उसको इंप्लीमेंट करे। जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो तीन बातें करता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और अगर हम उसी एग्जांपल को आगे लेके चले मोबाइल फोन के, तो और हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं रिड्यूस के, तो ऐसा कितना पॉसिबल हो सकता है कि रादर देन कि हम हर 3 महीने, 6 महीने या साल में जैसे कि मॉडल चेंज होता है, कोई नया फीचर आता है, क्या हम मोबाइल फोन को खरीदना रोक सकते हैं? देन जो दूसरा एस्पेक्ट है सर्कुलर इकोनॉमी को, रीयूज। इन केस अगर हमने फोन नया लिया भी है और पुराना फोन हमारे पास पड़ा है, क्या उसे हम किसी रिलेटिव को दे सकते हैं, किसी कुलीग को दे सकते हैं, अपने किसी मेट को दे सकते हैं, जैसे कि बजाय इसके कि बेकार वो पड़ा रहे, किसी के काम आ जाओ और वो नया फोन ना खरीदे। और जो तीसरा एस्पेक्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, रिसाइकिल। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मोबाइल की बैटरी होती है उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा अगर वो प्रॉपर वेंडर के पास जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब फोन हमारा बेकार होता है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो जो रिसाइकिल की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। आज ये जो वीडियो है वो सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वो जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं जो 23 मई 2024 को आए हैं, ये तीन स्टैंडर्ड है आईएसओ 59004, आईएसओ 59010 एंड आईएसओ 59020। ये तीनों इंटर रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं और तीनों का मेन इंटेंट ये है कि जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हम किस तरीके से मीट कर सकते हैं। आपको पता है 17 एसडीजी गोल्स हैं और 2030 का एक टारगेट है यूएन ने लिया हुआ है कि किस तरीके से हम एक सर्टेन लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो तीन स्टैंडर्ड हैं उन्हीं सबको पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं इन तीनों स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनका क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएसओ 59004। जो 59004 स्टैंडर्ड है वो प्राइमरीली बात इस बारे में कर रहा है कि क्या बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर रहा है। क्या विजन है सर्कुलर इकोनॉमी का, जो 6 कोर प्रिंसिपल्स हैं सर्कुलर इकोनॉमी के, वो क्या है उसके बारे में बात करता है और किस तरीके से हम प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, एक्शनेबल स्टेप ले सकते हैं जिससे कि इसको हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिस्टमेटिक तरीके से आईएसओ 59004 को समझेगा और अंडरस्टैंड करेगा तो बहुत सारे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं। अगर देखा जाए कुछ की बेनिफिट्स के बारे में, तो पहला बेनिफिट तो है कि वो एक सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। एक बेटर रिलेशनशिप होता है स्टेक होल्डर्स के साथ, उसमें हेल्प करता है। देन जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उसमें बेटर कंप्लायंस की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जो हम आजकल क्लाइमेट चेंज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं कि सर्दी ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, उसको हम किस तरह से डिले कर सकते हैं, उसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं, उसकी बात होती है। एंड देन ओवरऑल किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की रेजिलियंस बढ़ सकती है, उस पर भी फोकस होता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टैंडर्ड के बारे में, आईएसओ 59010 के बारे में। जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं आईएसओ 59004 को, देन उसके बाद इस स्टैंडर्ड का रेफरेंस आता है। तो प्राइमरली यहाँ पे इंटेंट ये है कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने के लिए। से फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि ये प्राइमरली बात करता है कि एक स्ट्रेटेजी किस तरह से बिजनेस ओरिएंटेड हम बना सकते हैं, उस बारे में बात कर सकता है। ये बात करता है गाइडेंस के बारे में कि आज के टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वैल्यू क्रिएशन है उसका क्या मॉडल है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो वैल्यू चेन्स हैं जो मे बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैप कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं जिस तरीके से हम सर्कुलर इकोनॉमी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। बहुत सारे बेनिफिट है अगर आईएसओ 59010 को हम इंप्लीमेंट करते हैं। से फॉर एग्जांपल ये रिसोर्सेज की एफिशिएंसीज को इंप्रूव करता है, प्लस जो वेस्ट है उसके रिडक्शन को कम करने में हेल्प करता है, प्लस हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने के लिए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और जो मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं उसको करने के लिए। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेस की जो प्रैक्टिस है उसको अलाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू द सस्टेनेबल
सस्टेनेबिलिटी गोल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो तो ये है कि एक ट्रस्ट पैदा करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्लस जितने भी स्टेक होल्डर है उनको महसूस होता है कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। सो फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में हम टाटा ग्रुप के बारे में बहुत हाई क्रेडिबिलिटी सोचते हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोच के करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रस्ट का फैक्टर है। अब आता है तीसरा स्टैंडर्ड, ISO 59020। जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं 59004 को और 59010 को, अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बात जब करते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो उसका रेफरेंस क्या होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आज के टाइम में बहुत कॉमनली हम बात कर रहे होते हैं कि 10-10 स्टेप हमें रोज चलना है। अब समहाउ वो 10-10 स्टेप पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन वो एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। कोई कहता है मैंने 7,000 स्टेप किए, कोई कहता है मैंने 12,000 स्टेप किए, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर 10,000 से कम किया तो आज आपने कम किया, उससे ज्यादा किया तो ज्यादा किया, यानी कि एक रेफरेंस आ गया। उसी तरह से जो 59020 स्टैंडर्ड है वो बात कर रहा है एक स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस के बारे में कि किस तरीके से हम एक मॉडल क्रिएट करें कि मैंने एक अच्छा काम किया विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी। जो हम 3 फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, तो उसका पैरामीटर कैसे सेट किया जाए कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर सके और देख सके कि वाकई वो सही रास्ते में है कि नहीं। तो ये बात करता है प्राइमरली कि किस तरह से हम स्टैंडर्डाइज कर सकें, किस तरह से डाटा को हम कलेक्ट कर सकें और कैलकुलेट कर सकें उन सब डाटा को, जिससे एक कंसिस्टेंसी है, वेरीफाइबल रिजल्ट भी आ सके। और इस स्टैंडर्ड में बेसिकली बात क्या हो रही है, बात कर रहा है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के बारे में, जहां पर हम कुछ इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, डाटा को इंटरप्रेट करेंगे एंड देन हम देखेंगे एट डिफरेंट लेवल्स किस तरीके से वो काम कर रहा है, जैसे कि ओवरऑल हम ये देख सकें कि हम और कंपनीज के कंपैरिजन में हम क्या कर रहे हैं। अगर इस स्टैंडर्ड ISO 59020 को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे बेनिफिट है। से फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ये क्लियर फ्रेमवर्क क्या है, जिससे कि हम सर्कुलरिटी का परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। ये हेल्प करेगा हमें अलाइन करने के लिए ग्लोबल के सस्टेनेबिलिटी गोल के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी लेके आता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, और ये हेल्प करता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं समरी करूं तो मैंने आपसे बात की 3 ISO के स्टैंडर्ड्स के बारे में। ISO 59004 जो टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में बात करता है, ISO 59010 जो बात करता है एक बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में कि किस तरीके से एज अ बिजनेस उसको हम अंडरस्टैंड करें, और जो ISO 59020 है वो बात करता है किस तरह से इंडिकेटर्स को डिफाइन करें, कैसे उसे कैलकुलेट करें और किस तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि ऑर्गेनाइजेशन मेजर कर सके कि ए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में क्या है। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि जो SDG के 17 गोल हैं उनको हम किस तरीके से मीट कर सकते हैं, और जो 2030 का जो टारगेट है उसको हम कैसे पहुंच सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो यही सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में रहेगा, जहां पे 59004 में जो 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई है उसके बारे में आपसे बात करूं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहां और जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।